Hello students, we are going to start current electricity chapter, and first of all we must talk about the very basic and fundamental physical quantity, that is electric charge. Yes, electric charge. What is it? इलेक्ट्रिक चार्ज आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर लिया है और आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं. नाउ वी डिस्कस द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इफ इट इज इन रेस्ट or at rest, then we have studied everything about it in electrostatics in the previous unit of physics. previous unit of physics आपने जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस किया अभी क्लास 12 सिलेबस में, हमने उसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया है. Now the another state of electric charge when it is in motion. अगर ये मोशन में है तो हम इसको कैसे स्टडी कर रहे हैं. Now listen carefully. मोशन में है तो it may be in constant velocity, right? Or it may be in variable velocity condition, right? Constant velocity and variable velocity. अब constant velocity वाली जो कंडीशन होगा वहां पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. constant velocity वाली कंडीशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारा प्रेजेंट चैप्टर होगा, राइट. एंड वेरिएबल में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यस, ये चीजें हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या आएगा, या करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में अगर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी टर्म से. ओके, एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी क्या चीज है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस एंड यू नो दैट देयर इज एनर्जी इन द नेचर. It cannot be created, it cannot be destroyed, it always transforms from one form to another. It can be converted from one form to another. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का. सपोज हमारे पास एक यहाँ पर एक रिजर्वायर है. ओके, इस रिजर्वायर में हमने क्या किया, इस बड़े से हाइट पर रखे हुए रिजर्वायर में हमने बहुत सारा पानी स्टोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए पंप, राइट. अब पानी स्टोर कर दिया, या अगर वो एक नेचुरल रिजर्वायर है तो वहां पर किसी हिल हाइट से कहीं किसी जगह से पानी उसमें आकर के स्टोर हो रहा है. ओके, नाउ द वाटर इज स्टोर्ड एट सम हाइट, सो ड्यू टू ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, यहां पर अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा. अब अगर उस पानी को आप किसी पर्टिकुलर होल की साइड से पाइप की हेल्प से कहीं से रिलीज करते हैं, राइट, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो पानी जब एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रहा है और वो नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यस, काइनेटिक एनर्जी. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है. अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप उसके रास्ते में कहीं पर कुछ टरबाइन वगैरह या रोटर ब्लेड्स वगैरह प्लेस कर दें तो क्या होगा, वो बहते हुए पानी के कांटेक्ट में आने वाला रोटर ब्लेड क्या करने लगेगा, रोटेशन शो करने लगेगा. अगर वो रोटेशन शो करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक रोटेशन वाला एनर्जी जनरेट होगा, या आप उसको मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. इट इज कैपेबल नाउ टू डू सम वर्क, है ना, क्योंकि कुछ वर्क कर रहा है, उसको रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया. हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस, जो इसको हम अब इस समय इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं. ये चीज हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लिसन केयरफुली. मान लीजिए हम रिजर्वायर की एनालॉजी को यूज करते हैं. एनालॉजी मस्ट जस्ट, ये एग्जांपल, एनालॉजी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं. सपोज अब हम लोग के पास यहाँ पर एक बड़ा रिजर्वायर है. ओके, इसमें किसी हाइट पर यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है. हमने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरीके से पाइप लिया, एक छोटा रिजर्वायर टैंक कह सकते हैं आप. यहाँ पर एक खाली है, एम्प्टी है, राइट, ये अभी खाली है और ये भरा हुआ है. अब इसको हमने इसे एक पाइप से कनेक्ट किया और इस तरीके से हमने इसको सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, राइट. अब क्या होगा, यहां से जो सप्लाई आएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर हाइट में जाएगा और इसको फिल कर देगा, राइट. ये बात आपको समझ में आ रही है. अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये हाई है,
इसकी हाइट थोड़ा सा ज्यादा है और इसका लेवल क्या है, लो है। तो हाई टू लो ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब यहाँ पर हाई टू लो ग्रेविटी की वजह से ये जो चीज ट्रांसफर हो रही है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर हम यहाँ इस समय रास्ते में, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ इस समय रास्ते में यहाँ पर एक फैन वगैरह कुछ भी प्लेस कर दें या रोटर ब्लेड कुछ भी यहाँ पर रास्ते में अगर हम प्लेस कर दें तो क्या होगा, अगर यहाँ इस जगह पर कोई रोटर टरबाइन या ब्लेड अगर रास्ते में हम इस जगह कोई भी चीज को प्लेस कर दें तो व्हाट एग्जैक्टली, ये जो यहाँ पर इस समय पानी आ रहा है इसको एकदम से क्या करने लगेगा, रोटेशन देने लगेगा और पानी यहाँ पर आगे भी चला जाएगा। यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ एक तो आप ये मानिए कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, उसके बाद फिर इसको रास्ते में देते हुए मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हुए आगे भी गई और फिर यहां पर जाकर फिर से पोटेंशियल में स्टोर हो गई। इट मींस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है पर्टिकुलरली हमारा, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज कैरियर्स, है ना, विच कंस्टिट्यूट ऑफ फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है किससे, जब चार्जेस फ्लो करते हैं। और चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर्स या चार्ज पार्टिकल्स कैरी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो हमेशा किसी एक हाई सोर्स जहां पर बहुत सारा चार्ज पहले से ही स्टोर्ड होता है, एक रिजर्वायर के रूप में चार्ज को हम कह सकते हैं, जहां चार्ज स्टोर्ड होता है वहां से वो लो की तरफ ट्रांसफर होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर लो पोटेंशियल है, आपने उसको एक हाई पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया और चार्जेस वहां से लेकर दूसरे लो तक क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी जितना ज्यादा हाइट पर होता है उतना डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होता है, राइट, उसमें एक तरह से और ज्यादा एनर्जी प्रेशर होता है। तो इसी तरीके से जिस बॉडी या जिस पर्टिकुलर सोर्स के अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर्ड है यानी कंप्रेस्ड है, तो समझ लीजिए वहां बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है और इस तरह की स्टोर्ड एनर्जी को हम वहां पर पोटेंशियल सोर्स के रूप में जानते हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, यहां शायद आप सोच भी रहे होंगे, बैटरी। वहां पर बहुत सारा चार्ज हमारा स्टोर्ड होता है और उसको हम किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं जहां पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऑफ कोर्स जरूरत पड़ती है, यानी कि चार्जेस के फ्लो की जरूरत पड़ती है, यानी कि करंट के बनने की और करंट के ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपने बिल्कुल सही सोचा है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस करने के लिए आता है कि व्हाट वी नीड टू फ्लो द करंट या हाउ द करंट फ्लोज। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। यस, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वी नीड हाउ डू करंट फ्लो, हाउ डू करंट फ्लो, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस चीज को समझने के लिए आपके पास वैसे तो बेसिक चीजें हैं, ये आप काफी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करके आए हैं, नथिंग इज न्यू बट समथिंग इज एन एडवांस, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपके साइकिल में दो टाइप के व्हील्स होते हैं, फ्लाई व्हील्स होते हैं, राइट। एक जिसमें आप पेडलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे करके चला रहे होते हैं, दूसरा जो रियर टायर, जो पीछे वाला टायर होता है, उसके वहां पर कनेक्टेड होता है। तो ये जो दो टायर्स वहां पर लगे हुए, मतलब टायर्स के बीच में और जो व्हील्स के बीच में ये जो कनेक्शन है वो एक चैन के थ्रू होता है। इस तरीके से ऊपर एक चैन जाती है, राइट। और वो जो चैन इस तरीके से ऐसे करके कनेक्टेड होती है, उसमें आप देखते हैं कि वहां पर एक कंटिन्यूटी होती है, चैन अपने आप में कंप्लीट होती है, क्लोज्ड होती है, कंटिन्यूअस होती है और उसकी एक डायरेक्शन होती है मोशन की कि वो इस तरह से ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट, कंटिन्यूअस होता है। अब इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल है। से फॉर एग्जांपल आप आटा चक्की में गए होंगे, कभी आटा चक्की पे आपने गए होंगे तो देखा होगा वहां पर जो मशीन होती है आटा चक्की की वो घुमाई जा रही है, उसके साथ कोई मोटर बेल्ट लगी हुई है। मान लीजिए ये मोटर लगी है, ये आटा चक्की मशीन लगी है, पत्थर वगैरह लगे हैं उसमें, तो उसमें गेहूं पिसा जा रहा है, राइट। तो यहां पर इस जगह पर एक चीज उसको घुमा रही है, दूसरी घूम रही है, उसकी हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप इतना समझ लीजिए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं कोई कैरियर वगैरह लगा हुआ है, एक जगह पर मोटर है, यहाँ व्हील लगा है, ऊपर एक बेल्ट चल रही है, बेल्ट, यहाँ पर इस जगह पर दूसरा व्हील घुमाया जा रहा है। यहाँ सपोज करो कोई सामान रखा है ऊपर, कोई भी चीज, कोई पत्थर रखा है सपोज करो, या कोई सामान है जो धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, बेल्ट घूमती जा रही है, ये आगे मूव करता जा रहा है, ये सामान धीरे धीरे फिर यहाँ से ऐसे नीचे गिरता जा रहा है और बेल्ट आगे निकल गई, बेल्ट आगे निकल गई और इस तरीके से इसका रोटेशन कंप्लीट हो गया।
यानी एक कंटिन्यूटी बनती चली जा रही है। तो अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, जैसे ये जो मोटर है, ये जो एक एनर्जी अपने आप में एक सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है। एक तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो बेल्ट है, ये जो यहाँ पर इस समय बेल्ट है, ये बहुत जरूरी है। अगर मोटर नहीं होगा, बेल्ट नहीं होगा, ये सब चीज तो पहले से प्रोवाइडेड है, तो ये रोटेशन नहीं कर पाएगा, राइट। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैटरी है, यानी कि ऐसे जैसे एक सोर्स है, बेल्ट ऐसे जैसे एक कंडक्टर है, कन्वेयर है, कन्वेयर यानी जो कंडक्ट करवा रहा है, जिसकी हेल्प से कंडक्ट हो रहा है, और ये जो सामान जा रहा है ये ऐसे जैसे चार्जेस है या चार्ज कैरियर्स हैं, राइट। इस तरीके से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये कंटिन्यूटी बना रहा है, तो इस चीज को हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन में इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका मतलब करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये चीज आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी करके आए हैं। अब मान लीजिए मुझे इसको रोकना है, रोकने के लिए क्या करना होगा, मुझे या तो एक बेल्ट ब्रेक करनी होगी, या मान लीजिए मैंने यहां से बेल्ट ब्रेक कर दिया, क्या होगा, कंटिन्यूटी टूट गई तो क्या होगा, यानी अब सर्किट टूट चुका है, यानी कंटिन्यूटी टूट चुकी है, अब ये आगे फ्लो नहीं करेगा, बेल्ट कुछ देर में जाकर रुक जाएगी, राइट। बैटरी सप्लाई करने चाह रही है लेकिन बेल्ट रुक गई, कनेक्टिविटी नहीं है, राइट। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आगे कन्वे नहीं हो पाएंगे, जो चीजें आगे जा रही है कन्वे नहीं हो पाएगी। तो सपोज अब मैंने इसको क्या किया, ऑल्टरनेट करने के लिए की लगा दिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं इसको, स्विच, एक्स्ट्रा अलग से लगा दिया। जब इसको कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कनेक्टिविटी हम तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, यानी कि इसी तरीके से हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ बताते हैं। अगर स्विच ऑफ होता है, राइट, तो इसका मतलब अब सर्किट टूटा हुआ है का मतलब सर्किट ओपन है, खुला पड़ा है। इसमें फिजिक्स में उल्टा लैंग्वेज यूज करते हैं। और अगर ये स्विच कैसा होता है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं ऑन है, तो ऑन का क्या मतलब हुआ, ऑन का मतलब कनेक्टेड, कनेक्टेड का मतलब क्लोज्ड, यहाँ पर उल्टा होता है फिजिक्स में। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। आई होप जो बातें मैं बता रहा हूँ ये क्लियर हो रही होंगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके आगे बात करें तो इसका मतलब दो जरूरी चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं, पहले से मालूम था लेकिन फिर भी इस चीज को बताना बहुत जरूरी था, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी मूव करने में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वो यहां तक आ रहा है, उसके आगे गिर जाए, यानी यहाँ एक आपने बैटरी लगाया, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया जो चार्ज को यूज कर रहा है, जिसको चार्ज को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है, उसने चार्ज यहाँ पर लिया, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसको देने थे दे गए, उसके बाद बेल्ट आगे गई और इस तरीके से चार्ज इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके वापस आ गए, तो बैटरी ने अपना काम कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है बैटरी अपना काम कैसे कर रही है, बैटरी के अंदर जो चार्ज आ रहे हैं इस तरीके से जो मोशन हो रहा है, क्या रीजन हो रहा है, वही रीजन हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो मैंने आपको भी यहाँ बताया। यानी कि अगर एक सोर्स के पास, वहां पर सोर्स बोल रहे हैं उसको, इट मींस उसके पास हाई पोटेंशियल है, यानी चार्ज स्टोर्ड है, और अगर एक दूसरा है तो वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट वो चार्ज को रिक्वायर कर रहा है या उसको ड्रॉ करना है, या फिर उसके पास लो पोटेंशियल है सोर्स से, तो इसलिए वहां पर क्या होगा, ये ड्रॉ होना पॉसिबल हो पाएगा। इट मींस पोटेंशियल difference is the main cause of flow of charges from one particular terminal to another in an electric circuit। अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर ली हमने। नेक्स्ट अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडक्टर है हमारे पास, ध्यान दीजिए पर्टिकुलर क्या है हमारे पास, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर की कोई तो लेंथ होगी, सर्टेन लेंथ होगी, कोई ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, राइट, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। नाउ अब हम इस चीज को कैसे डिस्कस करेंगे, सपोज करो अब 1 सेकंड का टाइम लेते हैं कि 1 सेकंड में मान लीजिए टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर कर गए, यानी कि पास हो गए, या 20 चार्ज कैरियर्स यहां से निकल कर जा रहे हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। 20 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसका मतलब अभी करंट हम डिसाइड कर सकते हैं कितना जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो करंट की हमने डेफिनेशन क्या डिसाइड की थी, मैंने आपको पहले बात कर ली है, क्या चीज होती है, इट इज द फ्लो ऑफ क्या, चार्ज कैरियर्स, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विच कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस अ कंडक्टर। अब यहाँ पर मान लीजिए इसमें से चार्ज कैरियर्स निकल के जा रहे हैं, 1 सेकंड में 20 जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट सेकंड हमने फिर से चेक किया तो अभी कितने जा रहे हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 30 चार्ज कैरियर्स जा रहे हैं। तो क्या चीज इंक्रीज हुआ, टाइम तो सेम है, टाइम कांस्टेंट है, राइट, टाइम कांस्टेंट है, तो फिर क्या चीज इंक्रीज हुआ, करंट का स्ट्रेंथ बदल गया, करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। इट मींस
पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज कैरियर्स वहां से फ्लो करके चले जाएंगे, पर यूनिट चार्ज जितना निकल कर चले जाएंगे, वो करंट की स्ट्रेंथ को उस टाइम बताएगा। तो फिर यहां से एक मैथमेटिकली एक और रिलेशन निकल के आता है करंट के लिए। तो करंट की डेफिनेशन हम किस तरह से डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्जेस या चार्ज कैरियर्स फ्लोन पर यूनिट टाइम, वो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को बताता है। तो यहां से एक रिलेशन आता है करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q? दिस इज चार्ज फ्लोन एंड व्हाट इज T? टाइम टेकन इन फ्लो, टाइम टेकन इन फ्लो करने में लगा गया टाइम। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहां से हम लोग एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मैंने अभी 1 सेकंड में आपको 20 बताया, फिर मैंने आपको 1 सेकंड में 30 बताया, तो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही क्वांटिटी। तो इट मींस यहां पर अगर हम लोग लेते हैं I एवरेज, एक एवरेज करंट कितना होगा? तो एवरेज करंट कितना होगा? रियलिटी में एक नेट चार्ज होगा और एक टाइम इंटरवल होगा। सो दिस इज द एवरेज करंट। हम एवरेज करंट के तौर पर ये ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए डेल टी इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट। अब इस कंडीशन में अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटा टाइम इंटरवल है, यानी कि डेल टी टेंड्स टू 0, राइट, इसकी एक लिमिट आ गई। तो इस कंडीशन में अगर इस लिमिट में ये होता है तो वहां पर हम इसको लिखते हैं I इंस्टेंटेनियस, और ये इंस्टेंटेनियस हमारा बन जाता है dq बाय dt। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसको डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू t बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ q ये आप बोल सकते हैं। ये चीज आप क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से स्टडी करके आए हैं, तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल में आगे, राइट। ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए नेक्स्ट कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है या करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, आपने वेक्टर और स्केलर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप क्लास 9 से स्टडी करते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से इस बारे में जानते भी हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में हमने क्या लिया, अब एग्जांपल कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं एक जनरल ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर होने। जैसे सपोज करो 5 एम्पीयर यहाँ पर करंट है, इस टर्मिनल के ऊपर नीचे से एक डायरेक्शन से और 3 एम्पीयर करंट आ रहा है, राइट। ऊपर से 5 एम्पीयर आ रहा है, इधर से 3 एम्पीयर करंट जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा? अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा? ये जंक्शन पर आने वाले दो करंट्स हैं, इस पॉइंट पर आकर ज्वाइन कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में नेट करंट कितना जाएगा? अब क्वेश्चन ये राइज होता है, तो यहां पर जाने वाला करंट कितना होगा, कैसे डिसाइड होगा? मान लीजिए हम अपनी एक हाइपोथेटिकल थ्योरी वहां पर लगाते हैं, वो उसमें से वो सही भी हो सकती है और नहीं भी, वो देखना होगा। पहले मान लीजिए जंक्शन पर आने वाले दोनों करंट्स को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वेक्टर लेके चलते हैं। वेक्टर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको पता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो नेट कितना बच गया? 2 एम्पीयर। तो इस डायरेक्शन में 2 एम्पीयर आ गया। ये हमने कैसे निकाला? बाय वेक्टर सम। ये हमने वेक्टर सम के थ्रू निकाल लिया, ये 2 एम्पीयर आ गया, राइट। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा कोई देखते हैं। दूसरा कैसे देखते हैं? ये दूसरा देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये मैंने वेक्टर सम लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर, बाय वेक्टर सम, राइट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड हो सकता है अलजेब्रिक मेथड, यानी एक नॉर्मल स्केलर सम जिसको बोल सकते हैं। जैसे इस जंक्शन पर दो करंट आ रहे हैं, जंक्शन पर दो करंट आ रहे हैं, पहला 5 एम्पीयर आ रहा है, दूसरा 3 एम्पीयर आ रहा है, पहुंच रहा है। तो टोटल करंट कितना पहुंच रहा है जंक्शन पर? टोटल हो गया 5 + 3, कितना हुआ? 8 एम्पीयर। अब 8 एम्पीयर को जाने का अगर रास्ता मिलेगा तो किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो इसका मतलब वो रास्ता निकल गया और इस तक कितना मिल गया इसको? 8 एम्पीयर। ये कैसे लिखा हमने? नॉर्मल स्केलर सम और अलजेब्रिक सम हमने करके इसको कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब चेक करना है कि इसमें दोनों में से आंसर सही कौन सा है। तो हमने क्या है, मेजर करने का क्या तरीका ढूंढा हुआ है?
एमीटर सिंपल, आपको बेसिक क्लास 10th वाली डेफिनेशन से ही समझा रहा हूँ। एमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। करंट की कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है, वो मेजरिंग है। तो यहाँ पर हमने एमीटर लगाकर चेक किया तो आंसर कितना मिला, 8 एम्पियर। कितना मिलता है, 8 एम्पियर। तो इट मींस अब आपने क्या डिक्लेयर किया, आपने डिक्लेयर किया कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने डिक्लेयर किया कि करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और क्यों है, एज इट हैज मैग्नीट्यूड, एज इट फॉलोज, एज इट डज नॉट follow vector law of addition। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, तो इसका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अब आप सोच रहे होंगे शायद कि स्केलर और वेक्टर में हम लोग ने वेक्टर लॉ, यस ये क्लास 11th में आप कर चुके हैं। आप देखिए ध्यान से, लिसन केयरफुली। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जब कोई क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं तो वो ऑफकोर्स वो एक वेक्टर होती है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी कोई क्वांटिटी फॉलो करती है तभी हम उसको वेक्टर डिक्लेयर करते हैं। यानी वेक्टर में अब 3 चीजें होनी जरूरी हो गई, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ या वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करती है, उस सम को फॉलो करती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज वो स्केलर है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन तो आ रही है, करंट में डायरेक्शन तो है और करंट में मैग्नीट्यूड भी है, तो फिर एटलीस्ट कुछ तो इसका होना चाहिए। तो फिजिक्स में एक और नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। हालांकि उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, हम डिस्कस कर सकते हैं टेंसर के बारे में कि टेंसर क्वांटिटी कैसी होती है। एक शॉर्ट प्रीव्यू देता हूं, इसके अंदर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है, यानी वो एक डिफरेंट प्लेन में है और उनके अंदर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। इस बारे में और डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। तो हम करंट को कई जगह पे ये भी पढ़ते हैं कि टेंसर होती है, बट अभी के लिए फिलहाल अभी स्केलर कह सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें आपको टेंसर ऑप्शन मिलता है, नहीं तो स्केलर मिलता है तो स्केलर पे टिक कर सकते हैं, राइट। ऐसी और भी टेंसर क्वांटिटीज आपको मिल सकती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो अभी के लिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी मान के चल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देख लेते हैं, ये क्या है, देखिए करंट डेंसिटी को आप नेम से शायद थोड़ा जज कर पा रहे होंगे कि यहाँ एक डेंसिटी वर्ड यूज किया जा रहा है और करंट डेंसिटी के अंदर करंट वर्ड भी आ रहा है। अब करंट से क्या रिलेशन हुआ डेंसिटी का, इस चीज को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए कंडक्टर लेते हैं, राइट। अब इस कंडक्टर में कोई पर्टिकुलर लेंथ होगा, ओके, यहाँ पर इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से क्या है, कुछ मान लीजिए करंट चार्जेस पास हो रहे हैं, इस तरीके से ये चार्जेस पास हो रहे हैं, इसमें से ये इसमें से चार्जेस निकल के जा रहे हैं, ऐसे पास हो रहे हैं इसमें से, इस पूरे फेस में से ऐसे चार्जेस बाहर निकल के जा रहे हैं, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए इसमें से टोटल जाने वाला करंट किसी टाइम आई है, अब वो चाहे एवरेज करंट मान लीजिए आप, वो एक करंट आई है, राइट, हमने उसको लिया आई। अब ये आई करंट जो है ये कितना है, इसके अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन में यहां से देखें, किसी टाइम अगर हम यहाँ पर कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन में से जितना करंट जा रहा है पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में से, मान लीजिए ये पूरा फेस है, ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, वायर ऐसे लेंथ में है जैसे मेरे हाथ में ये समय मार्कर हुआ और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा ले लिया, मोटा वायर हो गया, राइट। अब इस वायर में से जितने चार्जेस यहाँ पर पास हो रहे हैं, करंट पास होके जा रहा है, राइट, तो वो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया कितना होगा वो हमें करंट डेंसिटी को बताएगा। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एक तो इसको J से डिनोट करते हैं एंड दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, ये हमारा करंट डेंसिटी होता है। अब इस चीज को कैसे और डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, बहुत सिंपल सी यहाँ पर नॉर्मल सी बात है। इस चीज को समझने के लिए अगर हम एक छोटा सा प्रीव्यू लें तो हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया हो, यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका एरिया A है। अब इसका जो यहाँ से करंट निकल के जा रहा है वो हमारा I पास हो रहा है, राइट। अब इस पर्टिकुलर
जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए हुआ, इसके नॉर्मल टू द फेस यहाँ पर एरिया वेक्टर हो गया। नॉर्मल फेस पर ये जो एरिया वेक्टर हुआ, ये आपने कैसे डिस्कस किया, पहले भी आप इस बारे में पढ़ चुके हैं। एरिया वेक्टर आ चुका पहले प्रीवियस यूनिट में भी। ये आपका एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन हुआ, इसमें कुछ एरिया है, राइट। अब इस एरिया के नॉर्मल यहाँ से ये नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ पर एरिया वेक्टर हो गया, राइट। अब इसमें से करंट पास होके जा रहा है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब इतना क्रॉस सेक्शन है, इतना क्रॉस सेक्शन है और इस पूरे में से करंट पास होके जा रहा है, पूरे में से करंट पास होकर के जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को, ध्यान दीजिए, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को मैंने ऐसे बेंड कर दिया और बेंड कर दिया, हॉरिजॉन्टल आ गए। अब करंट जा रहा है ऐसे। अब करंट के इसमें से पास होके जा पा रहा है? क्या करंट इसमें से पास होके जा पा रहा है? तो आपका आंसर है नो, करंट इसमें से पास होके नहीं जा पा रहा है, यानी इसको बिल्कुल मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब मैंने इसको थोड़ा सा किसी एंगल पे रखा। अब जो करंट चार्ज कैरियर्स यहाँ से जा रहे हैं वो तो इसमें से निकल के नहीं जा पा रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं वो तो निकल के नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो इसके थोड़े से नीचे से जा रहे हैं वो इसमें से निकल के जाएंगे, वो इसमें से निकल कर जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है। यानी कुछ इसमें से निकल के जा पा रहे हैं और कुछ जो इसके ऊपर से जा रहे थे वो अब निकल कर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन पहले इतना था, अब थोड़ी सी बेंडिंग हुई है। तो जो यहाँ पर इस हाइट पर थे अब वो थोड़ा सा कहां से जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे, और ये पहले ऐसे था तो इसमें से जा पा रहे थे। तो दोनों बातों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इट मींस यहाँ पर आप ये मानिए जैसे मैंने इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा ऐसे बेंडिंग कर दिया, ये बेंडिंग हो गया। अब इस बेंडिंग के बाद क्या होने वाला है, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, दोनों के बीच में थीटा एंगल आ गया। दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? थीटा एंगल आ गया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज करता हूं और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से यहाँ पर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देख लिया, और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस थीटा के हिसाब से देखूं तो मेरे पास ये वैल्यू एरिया ए, एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और मुझे अब ये वैल्यू अगर मान लीजिए निकालनी है तो मैं cos थीटा यूज करूं क्योंकि मेरे पास बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो दिस वैल्यू विल बी a cos थीटा, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा पर्टिकुलरली a cos थीटा हो जाएगा, जिसमें से करंट पास होके जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया में से। बाकी का एरिया छूट गया ऊपर, इतनी हाइट वाला जितने में ट्रायंगल आ रहा है वो हमारा a cos थीटा हो गया, जितने में से करंट पास होके जा रहा है। बाकी एरिया में से ऊपर वाले पोर्शन में से नहीं जा पा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब करंट कितना हो, अब करंट डेंसिटी कितना होगा? करंट डेंसिटी होगा I अपॉन a cos थीटा, यानी अब a को रिप्लेस कर दिया किसमें? a cos थीटा में रिप्लेस हो गया। इट मींस करंट कितना हो गया? J into a cos थीटा। और बच्चों आपको पता है जब a b cos थीटा आता है तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू j वेक्टर डॉट a वेक्टर। और बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई स्केलर प्रोडक्ट होती है तो उसकी जो क्वांटिटी हमें मिलती है, यानी कि स्केलर जो प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट का जो हमें रिजल्ट मिलता है, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब करंट हमारा यहाँ से भी डिक्लेयर हो गया कि एक स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है। कोई अगर इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। स्पेशल केसेस भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये 90 डिग्री पर है बिल्कुल, राइट, मतलब आई मीन टू से प्लेन इसका 90 है, बट करंट और एरिया दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, यानी कि ये आपका मान लीजिए करंट की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया वेक्टर है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया? 0। थीटा कितना हो जाता है? 0। तो cos 0 कितना होगा? 1। तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट होगा वो j इंटू ए के बराबर हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में यूज करूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू यूज करूँ। लेकिन अगर ये ऐसे है और करंट अगर मान लीजिए ऐसे निकल के जा रहा है और एरिया वेक्टर अगर ऐसे हो जाता है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई आपस में? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। और 90 होने पर क्या होगा? वहां पर cos 90 हमारा कितना होता है? 0। तो करंट हमारा कितना हो गया? 0। यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, उसको एरिया नहीं मिल रहा है, वो क्रॉस सेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से पास होगा? ये भी आप कॉमन सेंस की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर किसी एंगल पे जा रहा है तो उस एंगल का एक जनरल फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस करनी है कि कैसे जो हमारी करंट डेंसिटी है वो और करंट और इसके अंदर एक और रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास इस समय करंट डेंसिटी है 2। ध्यान दीजिए करंट डेंसिटी कितनी है? 2। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ये आप पढ़ते आ रहे हैं,
आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, राइट। और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये चीज आप डिस्कस कर चुके हैं। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा यूनिट है तो ये मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं। तो यहां से इस तरीके से आपने J का ये ले लिया, मैंने लिया सपोज इसकी वैल्यू J की वैल्यू यानी करंट डेंसिटी 2 है। 2 मीन्स 2 एम्पियर करंट पर यूनिट एरिया। ओके, अब यहाँ मेरे पास एरिया कितना है, एरिया सपोज करो 3 स्क्वायर यूनिट है, एरिया सपोज करो 3 यूनिट है। अब यहां से करंट जा रहा है 2, करंट डेंसिटी कितनी है इसकी 2 एम्पियर पर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा। अगर पर यूनिट एरिया 2 है तो यहां पर एरिया कितना है 3, तो कितना जाएगा टोटल करंट कितना पास हो जाएगा इसमें से। अगर यूनिट एरिया में से 2 जा रहा है और टोटल एरिया ही 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एरिया थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ। कितना बड़ा लिया, सपोज मैंने 10 यूनिट ले लिया, 10 स्क्वायर यूनिट। अभी यहां से कितना करंट जा रहा है, करंट जा रहा है 2, करंट फिर से करंट डेंसिटी 2 यानी 2 एम्पियर पर यूनिट एरिया। अब ज्यादा एरिया में से निकल के जाएगा तो यूनिट एरिया है तो 2 है और यहाँ पर टोटल एरिया कितना हो गया 10, तो कितना होगा 2 जा रहा है यूनिट एरिया के लिए और टोटल एरिया है 10, तो कितना होगा 10 टाइम्स कितना हो गया 20। क्या चीज इंक्रीज हुआ, करंट अमाउंट इंक्रीज हो गया, राइट। क्या चीज फिक्स रहा, क्या चेंज नहीं हुआ, करंट डेंसिटी चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि करंट डेंसिटी अब यहाँ पर हो गया फिक्स और इस तरीके से करंट हमारा क्या हो गया चेंज। तो इस तरीके से अगर बड़ा एरिया होगा तो बड़ा करंट जाएगा और करंट डेंसिटी ऐसे केस में क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इस वीडियो में बच्चों हमने ये जाना किस तरीके से हम करंट डेंसिटी को डिस्कस कर सकते हैं। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।